Hello guys, today we are going to discuss importance of biodiversity. आप लोग पिछले दिन बायोडायवर्सिटी को देखा है, चैप्टर नंबर 15 जिसका ये दूसरा लेक्चर है और आज हम लोग इसमें बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या है। ये चैप्टर ये जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है। हमेशा अगर बायोडायवर्सिटी से सवाल आए हैं तो आज के ही सेगमेंट से आए हैं, इस पर आप निश्चित रूप से ध्यान देंगे। और दूसरी बात यह कि आज इस इंपॉर्टेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी में क्या जानेंगे, हम लोग निश्चित रूप से जानेंगे लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। आइए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से हम आज इस बात को देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी कि पिछले दिन हम लोगों ने यह देखा था कि बायोडायवर्सिटी क्या है और आज देखेंगे कि इसका महत्व क्या है, क्यों हम लोग बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। बायोडायवर्सिटी में आपने बहुत सारी बातें जानी है कि बायोडायवर्सिटी कितने तरह की होती है, क्या क्या आयाम है, और मुख्य रूप से आपने जाना कि जेनेटिक बायोडायवर्सिटी क्या है, स्पीशीज बायोडायवर्सिटी क्या है और इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी क्या है। इसके अलावा अल्टीट्यूड क्या है बायोडायवर्सिटी का और लैटिट्यूड क्या है। और आज जानेंगे कि स्पीशीज डायवर्सिटी जो है, बायोडायवर्सिटी में तीन बायोडायवर्सिटी आपने देखा है, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी और स्पीशीज बायोडायवर्सिटी। तो स्पीशीज बायोडायवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है इस एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर में, इस बातों पर फोकस करेंगे। आपकी एनसीईआरटी का टेक्स्ट क्या कहता है इस संबंध में, इसको भी आप जाने, क्योंकि अभी तक आप जानते आए हैं। Does the number of species in the community really matter to the functioning of the ecosystem? बात समझ में? This is a question for which ecologists have not been able to give a definite answer. इसकी निश्चित आंसर हमारे पास नहीं है, कयास लगाए जा रहे हैं। हम ऐसा प्रोबेबली सोचते हैं। For many decades, ecologists believe that communities with more species generally tend to be more stable than those with less species. उनका क्या विश्वास है कि जहां पर ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो कम्युनिटी ज्यादा स्टेबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ जहां पर कम स्पीशीज है। ऐसा उनका मानना है, यह डेफिनेट नहीं है। What exactly is stability for biological community? A stable community should not show too much variation in productivity from year to year. याद आया कि स्टेबल कम्युनिटी वो है जिसके प्रोडक्टिविटी में, जीपीपी में कोई खास चेंज एनुअली नहीं आता है। कब तक? इट मस्ट बी आइदर रेसिस्टेंट और रेजिलिएंट टू द ओकेजनल डिस्टर्बेंस, लाइक नेचुरल एंड मैन। तब तक नहीं उसमें कोई प्रोडक्टिविटी में अंतर नहीं आएगा जब तक या तो नेचुरल कैलामाइटीज ना हो या मैनमेड एंथ्रोपोजेनिक एक्शन नहीं हो। अभी पिछले दिन एक न्यूज आई थी कि अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में 72 घंटे के अंदर 11,000 बार बिजली गिरी, जो आप लोग के यहां भी गिरता है। भारत में भी बारिश के दिनों में बिजलियां गिरती हैं और लोगों की मौत होती है।
लेकिन यह देखा गया कि यह तीसरी बार इस पृथ्वी पर ऐसी घटना यह तीसरी बार रिकॉर्ड की गई। यह रिकॉर्ड कि 72 घंटा में 11,000 बार यह काम हुआ। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा यह आप सोच सकते हैं। वहां आग लगा हुआ है, अब वहां के कम्युनिटी पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि तो ये नेचुरल कैलामिटी हुआ। लेकिन वही अमेज़न फॉरेस्ट को मनुष्य के द्वारा डिफॉरेस्टेशन करके और वहां पर सोयाबीन की खेती करना, जिससे कैटल, बीफ कैटल, वे पशु जो मांस के रूप में यूज करते हैं, उनका उत्पादन करना, तो क्या यह डिस्टरबेंस हुआ या नहीं? तो इस तरह की डिस्टरबेंस को लेकर के यहां हम लोगों ने बात किया है, मैन मेड और नेचुरल। आगे बढ़ते हैं। एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेसिस्टेंट टू इन्वेशन बाई एलियन स्पीसीज। तो अब ये मैं पूछता हूं कि स्टेबल कम्युनिटी कौन हुई? कि स्टेबल कम्युनिटी वो है जो बहुत वेरिएशन नहीं शो करेगा। कब? नेचुरल कैलामिटीज के बाद भी, मैन मेड इन्वेशन के बाद भी, इवन बाहरी एलियन स्पीसीज के बाद भी। तो ये काल्पनिक बात है ना। ऐसा वही होगा जहां रिच डाइवर्सिटी होगी। We don't know how these attributes are linked to a species richness in community. लेकिन ये हम लोग जानते नहीं है कि ये किस तरह से लिंक है स्पीसीज रिचनेस से। लेकिन ऐसा होता है, स्टेबल कम्युनिटी में ऐसी होती है। कहता है कि बट डेविड टिलमैन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट, डेविड टिलमैन ने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट मतलब केस स्टडी, लंबे समय तक केस स्टडी किया, यूजिंग आउटडोर प्लांट, प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर, और कुछ प्रोबेबल आंसर, निश्चित नहीं, कुछ प्रोबेबल आंसर दिया। टिलमैन फाउंड दैट द प्लॉट विद द मोर स्पीसीज शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन बायोमास। टिलमैन ने क्या पाया कि स्पीसीज जो है कि मोर स्पीसीज शोज लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। He also shows that in his experiment, increased diversity contribute to higher productivity. Are you understand? Increased diversity contribute higher productivity. यह टिलमैन क्या, आपके यहां भी, भारतवर्ष में भी आप देखते होंगे कि किसान हमेशा, वह रबी हो या खरीफ हो, एक से अधिक तरह के पौधों को लगाता है। जैसे आलू लगाया तो मक्का लगाया, सरसों लगाया तो मटर लगाया, बगल में गेहूं लगाया, सनफ्लावर लगाया, तंबाकू लगाया। इसे हम लोग कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग। इससे फायदा क्या होता है एग्रीकल्चर में कि अगर एक ही तरह की खेती किया जाए तो उसे कहते हैं मोनोकल्चर। तो प्रोडक्टिविटी अगर बाई दी वे मोनोकल्चर हुआ, जैसे सरसों की खेती कर दी गई, केवल किसान एक जगह एक एरिया में सरसों की खेती कर दें और उस पर इंसेक्ट आकर गिर जाए तो सारे सरसों मरे गए। लेकिन अगर इंसेक्ट उस पर गिरे, पेस्ट आए, सरसों की फसल बर्बाद हुई लेकिन मटर की फसल, ऐसा। तो ये इकोसिस्टम के भी अंदर होगी, जहां स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होगा वहां प्रोडक्टिविटी रहेगी, वहां प्रोडक्टिविटी रहेगी, लेस वेरिएशन होगा। तो इनिशियल इन सारी बातों को जानने के बाद टिलमैन की जो फाइंडिंग आई, उस फाइंडिंग को हमने कलर कर दिया यहां कि इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हाई प्रोडक्टिविटी। ये याद रखेंगे, ये पूछ सकता है ऑप्शन में। Always
we may not understand completely how a species richness contribute to the well-being of an ecosystem. लेकिन आज तक हम लोग इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि स्पीसीज रिचनेस से इकोसिस्टम स्टेबल होता है, इसके बीच में क्या संबंध है। यह पूरी कड़ी हमें नहीं मालूम है, लेकिन इतनी पता है कि स्पीसीज रिचनेस प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रही है। आपको स्पीसीज रिचनेस याद है? पिछले दिन हमने उसकी डिस्कशन की थी। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो फिर एक बार पीछे से वीडियो री करेंगे। We know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of the human race on this planet. कि इकोसिस्टम की मेंटेनेंस ही ह्यूमन सर्वाइवल को इंश्योर करती है। तो केवल रिच बायोडाइवर्सिटी नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोसिस्टम एज वेल एज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस ऑन दिस प्लैनेट। अब आप समझ रहे होंगे कि वही बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी? At a time when we are losing a species at an alarming pace, one might ask, does it really matter to us if a few species become extinct? अब जब आप इतनी बात जान गए तब आप ये बात सोचें कि जो स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो रहा है ग्लोब से, इकोसिस्टम से, जहां हम रिच बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने की बात सोच रहे हैं और वहां पर अलार्मिंग पेश में माने खतरे की घंटी बजाती हुई और एक एक करके स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट कर रहे हैं हाल के दिनों में, क्या वो ह्यूमन रेस के भविष्य या सर्वाइवल के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है या नहीं? निश्चित लगाता है। वुड वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल if one of its tree frog species is lost forever? कि मात्र एक ट्री स्पीसीज, वो फ्रॉग जो ट्री पर रहता है, उसकी एक स्पीसीज वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम, जो आप जानते हैं कि हॉटस्पॉट भी है, आप जानते हैं कि इंडिया का रिच डाइवर्सिटी वाला जोन भी है, और उसमें से मात्र एक स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट हो जाए, लॉस्ट कर जाए, तो पूरी इकोसिस्टम, वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम को वो डिस्टर्ब करने के लिए कैपेबल है। हाउएवर और क्वालिटी ऑफ द लाइफ अफेक्टेड इट। से इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीसीज ऑफ एंट ऑन अर्थ। पिछले दिन आप लोगों ने सुना कि 20,000 चींटी की प्रजातियां हैं, तो बड़ी आश्चर्य हुआ। आज उससे भी बड़ी आश्चर्य सुनिए कि 20,000 चींटी की प्रजातियां थी, है नहीं, उसमें से आज के डेट में केवल 15,000 ही हैं, 5,000 एक्सटिंक्ट। तो क्या ह्यूमन के सेटलमेंट पर, ह्यूमन के रेस पर, ह्यूमन के वेलफेयर पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ रहा है। वेस्टर्न घाट में आप जानते हैं एम्फीबियन डाइवर्सिटी, ये देखिए वहां के एम्फीबियन के डाइवर्सिटी को मैंने दिखाया है, और ये जो देख रहे हैं डी नंबर फिगर, इसी के ऊपर अभी एक्सटिंक्शन का खतरा मंडरा रहा है। वैसे ये एक्सटिंक्ट नहीं किया है, ये ट्री प्रजाति है, ये भी दोनों ट्री प्रजाति है, लेकिन ये एक्सटिंक्ट, इस पर लोगों ने कहा कि एक्सटिंक्ट कर सकता है। देयर आर नो डायरेक्ट आंसर to such native question, but we can develop a proper perspective through an analogy, the Rivet-Popper hypothesis, used by Stanford ecologist Paul Ehrlich. अब रिवेट-पॉपेट हाइपोथेसिस क्या है? इसको इर्लिच ने समझाया था और आप भी समझते हैं। रिवर्ट माने पाट पुर्जा। उन्होंने क्या कहा कि यह आपकी जो इकोसिस्टम है,
ये बायोस्फीयर है, उसकी तुलना उन्होंने एक एरोप्लेन से किया। कहा कि वो एरोप्लेन के भांति उड़ रहा है, उसमें पैसेंजर आपके जैसे बैठे हुए। एक पैसेंजर पहला, उसके मन में आया कि टिकट तो लिए ही है, पैसा दिए हुए हैं, चलो इसका सीट उखाड़ के अपने घर लेके चलते हैं। उखाड़ लिया, घर तो नहीं ले गया, उखाड़ के फेंक दिया। देखा अरे इसे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, एरोप्लेन तो उड़ रहा है। किसी ने दरवाजा उखाड़ के फेंक दिया, फिर भी एरोप्लेन उड़ रहा है। ये रिवेट लेके करके निकाले जा रहे हैं, लेकिन एरोप्लेन के उड़ने पर कोई असर नहीं पड़ रहा। लास्ट में आप लोगों जैसे कोई होशियार विद्यार्थी जो पैसेंजर था, उसने उसका एक डायना उखाड़ के फेंक दिया। क्या हुआ? वो भी एक रिवेट है। अब एरोप्लेन लड़खड़ाएगा और क्रैश। द रिवर प्रॉपर हाइपोथेसिस के द्वारा एलरिच ने यह समझाया कि इकोलॉजिकल क्राइसिस कैसे होगी अगर एक एक स्पीसीज जो रिवेट है इस एरोप्लेन रूपी इकोसिस्टम का, अगर वो एक्सटिंक्ट होते जाएंगे तो आने वाले समय में क्या असर होगा। आइए मैं समझाता हूं पढ़ के। इन एन एरोप्लेन इकोसिस्टम, एरोप्लेन की तुलना इकोसिस्टम से उन्होंने किया है। ऑल पार्ट्स आर ज्वाइंट टुगेदर यूजिंग थाउजेंड ऑफ रिवेट, और रिवेट की तुलना स्पीसीज से किया है। इफ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन इट स्टार्ट पॉपिंग ए रिवेट टू टेक होम causing a species to be extinct, समझ गए? It may not affected flight safety. इससे क्या होगा, एक एक चीज निकालेंगे उससे फ्लाइट सेफ्टी पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। Proper functioning of ecosystem initially, but as more and more rivet are removed, the plane become dangerously weak over a period of time. उसी को मैंने कहा डायना उखाड़ के फेंक दिया। Furthermore, which rivet is removed may also be critical. तो कौन? तो डायना उसका क्रिटिकल है। Loss of rivet on the wings, डायना मतलब विंग्स, प्लेन का विंग्स, is obviously a more serious threat to flight safety than loss a few rivet on the seat or window inside a plane. कहता है कि जो यात्री पहले सीट उखाड़ के फेंका, विंडो तोड़ा, दरवाजा तोड़ा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन जिसने डायना उखाड़ के फेंका वह डायना नामक स्पीसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब ये डायना रूपी जो स्पीसीज आपके इकोसिस्टम में है वो क्या है, ये देखिए। की स्पीसीज कौन है? की स्पीसीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन। क्या नाम है इनका? की स्पीसीज। पीछे के दिन में हमने दो बात आपसे कही थी, के सेलेक्टेड स्पीसीज और आर सेलेक्टेड स्पीसीज। आज मैं बात कर रहा हूं की स्पीसीज। की स्पीसीज क्या है? तो आइए थोड़ी सी चर्चा मैं की स्पीसीज पर कर लूं। आप यहां ये फिगर देख रहे होंगे, देख रहे हैं? यहां लिखा हुआ है की स्टोन स्पीसीज। इसी की स्पीसीज को कहते हैं हम लोग की स्टोन स्पीसीज। ये रोमन दरवाजा है। रोम की कला, स्थापत्य कला में इस तरह के दरवाजे बनते थे। इंडिया में भी पुराने बिल्डिंग्स जो हैं उनमें जहां लिंटर और सीमेंट की छत की जुड़ाई नहीं है उस तरह के दरवाजे बने होते हैं। इस दरवाजे में ये सारे ईंट लगे हुए हैं और इसमें ये बिल्कुल एक छोटा सा ईंट यहां लगा हुआ है। इस ईंट को अगर यहां से हटा दें तो ये पूरा का पूरा आर्च, इसे आर्च कहते हैं, ये पूरा का पूरा आर्च गिर जाएगा। यानी ये पूरे दरवाजा की जो ये आर्च लगी हुई है ये किस पर लगी हुई है? इस एक छोटे से स्टोन पर। इस स्टोन को हम लोग कहते हैं की स्टोन। इसी तरह ये पूरी इकोसिस्टम में ये ईंट की तुलना हम लोगों ने स्पीसीज से की है और उसमें एक वैसा कोई स्पीसीज जो कि इसका काम करे, इस की स्टोन जैसा काम करे,
उसे हम की स्टोन स्पीसीज कहते हैं। आई बात समझ में? द रोमन आर्च वेयर ट्रू आर्च। True arch consists of a steady wedge-shaped stone that were held together by a keystone in some in the center. This equally distributed the weight of this stone, causing true arch to be stronger than the other arch. तो की स्टोन के चलते क्या है? ये आर्च स्ट्रॉन्गर है। तो आपने की स्टोन समझ लिया। अब इसके बाद मैं आपको की स्टोन स्पीसीज समझाता हूं। की स्टोन स्पीसीज कंसेप्ट। रिमूवल ऑफ द की स्टोन इन द आर्च विल कॉज द स्ट्रक्चर कोलैप्स। पहली बात आपने समझा कि की स्टोन स्पीसीज वो है जिसको अगर रिमूव कर देते हैं तो पूरी इकोसिस्टम वैनिश कर जाएगी। इन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज there are a little player and the big player. The biggest player of all the referred to as keystone species. A keystone species may be defined as one whose presence, absence, increase, decrease in abundance strongly affect other species in the community. Evidence usually come from addition or removal experiment. आप इस फिगर को देख रहे होंगे, पहचान रहे होंगे, ये फिग ट्री है, गूलर का पेड़ है। आपके यहां जो इकोसिस्टम है, इसमें इंडियन इकोसिस्टम में, खासकर बिहार के इकोसिस्टम में, यहां जो चलती है इकोसिस्टम, उसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यह फैमिली मोरेसी, तो ये गूलर ट्री जो दिखा रहे हैं, ये प्रायः कम पाया जाता है। ऐसा ही इसकी प्रजाति और है। गूलर जिस फैमिली का पौधा है, उसी फैमिली का पौधा है बरगद, और उसी फैमिली का पौधा है पीपल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? की स्टोन स्पीसीज, क्योंकि इनकी प्रेजेंस जो है अफेक्ट करती है। इसको रिमूव कर दीजिएगा। आप सोचिए कि अभी तक हर तरह के फल बाजार में थे, यानी फल के बगीचों में थे, जिसमें लीची, जामुन, कटहल, आम, बरहर, महुआ इत्यादि फल होते। ये सारे फल अभी तक जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं खत्म हो चुके हैं। अब जो पक्षी और जो इंसेक्ट्स इन फलों को खाकर के अपना जीवन यापन आज तक कर रहे थे, फ्रॉम मार्च टू द लास्ट वीक ऑफ द अगस्त, उनके पास आज खाने के लिए क्या है? क्या वो भूखे मर जाएंगे? नहीं। अब आप देखेंगे कि इस समय कोई भी बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ या गूलर का पेड़ फलों से लदा होगा। बहुत ही ज्यादा अमाउंट में फल होंगे। अब ये फल धीरे धीरे पकेंगे और इन या पक रहे होंगे, इनको पक्षी खाएंगे, इनके अंदर इंसेक्ट रहेंगे, वो खाएंगे, और इस प्रकार ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जैसे ही अक्टूबर का महीना आएगा, फिर दूसरे तरह के फल आ जाएंगे, दूसरे तरह के बीज आ जाएंगे। तो ये कम ही है, इनकी जनसंख्या कम है, लेकिन बिग प्लेयर है इकोसिस्टम। और ऐसे स्पीसीज को हम लोग की स्टोन स्पीसीज कहते हैं। की स्टोन स्पीसीज। अब यहां यूरोपियन कंटेस्ट में एनिमल के रूप में सालमन को दिखाया गया है कि सालमन मछली है कि यह की स्टोन स्पीसीज है। सालमन इज द की स्टोन दैट प्रोवाइड फूड द आर्च ऑफ लाइफ टू न्यूरिश मोर देन 100 स्पीसीज इंक्लूडिंग पीपल्स। अब यहां ज्यादा रिसर्च, अपने आप जानते हैं कम रिसर्च, इसलिए वहां फिग ट्री के साथ हमने कोई बहुत बड़ी डाटा आपको नहीं दिया, लेकिन बातों को समझाया। When the salmon return from the sea, their bodies are in the ocean made into flesh, and their tail propel ocean nutrients upstream and into forest, river, and rangeland, where they benefit hundreds of other species. Tree, bush, animal and plants, everything you see here contain ocean nutrient from salmon. तो सालमन क्या करता है?
जब वो रिटर्न हो रहा है ओशन से रिवर की ओर और उसके पूंछों से प्रोपेल किया जाता है जितने न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स से ये दूसरे सारे जानवर उस पर डिपेंड है। ये किसका कथन है? डॉक्टर कार्ल शेफिना। अब कहता है कि बेनिफिट ऑफ कीस्टोन स्पीसीज क्या है? इनहांस हैबिटाट, regulate animal population, recycle nutrient and waste, removal, weakness and pollination। ये इतना उन्होंने बताया है और भी बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे इंपॉर्टेंस है कि जिसे हम लोग जान भी नहीं सके, अभी तक जानते भी नहीं है। अब कहता है कि कीस्टोन स्पीसीज अगर आपने समझा तो हमसे एक और बात समझिए, अम्ब्रेला स्पीसीज और फ्लैगशिप स्पीसीज, तब जाकर के आपको 5 बातें दिमाग में आ जाएगी कि सेलेक्टेड स्पीसीज, आर सेलेक्टेड स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज, अम्ब्रेला स्पीसीज और फ्लैगशिप स्पीसीज। अम्ब्रेला स्पीसीज आर स्पीसीज सेलेक्टेड फॉर मेकिंग कंजर्वेशन रिलेटेड डिसीजन, typically because protecting this species indirectly protect of many other species that make up the ecological community of this habitat। अब क्या है अम्ब्रेला स्पीसीज? मैं समझा देता हूं। जैसा आप जानते हैं कि बिहार में एक ही फॉरेस्ट है जिसको आप लोग कहते हैं क्या? वाल्मीकि नगर फॉरेस्ट, VTR। तो वाल्मीकि नगर फॉरेस्ट बेतिया में है। तो वाल्मीकि नगर में टाइगर प्रोजेक्ट चलता है, उसमें बाघ को संरक्षित किया गया है। तो क्या केवल बाघ को संरक्षित किया गया है? बाघ को संरक्षित अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर से बाघ हिरन को खाएगा, नीलगाय को खाएगा, इनकी व्यवस्था हो। और उसमें अगर कहीं से रियानोसोरस चले आएंगे तो क्या मार के भगाएंगे? क्या वहां पेड़ों को काट लेंगे तो बाघ रहेगा? तो बाघ को कंजर्व करने के लिए आपको पूरे फॉरेस्ट को कंजर्व करना है। तो बाघ जो है यहां पर क्या हुआ? अम्ब्रेला स्पीसीज। और वो क्या कर रहा है? अपने छत्र छाया में बहुत सारे स्पीसीज को कंजर्व कर ले रहा है। स्पीसीज कंजर्वेशन कैन बी सब्जेक्टिव बिकॉज इट इज हार्ड टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ मैनी स्पीसीज। With millions of species of concern, the identification of selected keystone species, flagship species or umbrella species make conservation decision easier. Umbrella species can be used to help select the location and the potential reserve, find the minimum size of this conservation area and the reserve, and determine the composition, structure and the process of ecosystem. All those WWF, World Wildlife Fund, safeguard hundreds of species around the world. We focus special attention on what we consider umbrella species, since helping them help numerous other species that live in the same habitat. Tiger, इसलिए टाइगर प्रोजेक्ट, जाइंट पांडा प्रोजेक्ट, रैनो प्रोजेक्ट, पोलर बियर प्रोजेक्ट, व्हेल एंड डॉल्फिन प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, मेराइन टर्टल प्रोजेक्ट एंड ग्रेट एप प्रोजेक्ट। ये सारे क्या है? अम्ब्रेला स्पीसीज है। अब एक बात बीच में आई थी, फ्लैगशिप स्पीसीज। तो आइए देखते हैं कि अम्ब्रेला स्पीसीज और फ्लैगशिप स्पीसीज में क्या अंतर है। अम्ब्रेला स्पीसीज, साइबेरियन टाइगर रिक्वायर द लार्ज हैबिटाट, द मीटिंग द हैबिट need, and tiger also meet to the need of thousands of other species found within that ecosystem। तो ये साइबेरियन टाइगर को क्या कहा? अम्ब्रेला स्पीसीज। फ्लैगशिप स्पीसीज, द पांडा इज कंसिडर्ड एज ए फ्लैगशिप स्पीसीज। फ्लैगशिप स्पीसीज is often a large charismatic recognizable individual that draw attention to cause। The panda used within the World Wildlife Fund law। तो फ्लैगशिप, तो पांडा क्या है? फ्लैगशिप। टाइगर क्या है? अम्ब्रेला स्पीसीज। फ्लैगशिप वो है जो लोगों का ध्यान आकर्षित करे, पर्यटन।
आइए अब थोड़ा देखते हैं की स्टोन स्पीसीज और अम्ब्रेला स्पीसीज में वाकई डिफरेंस क्या है। अम्ब्रेला स्पीसीज वर्सेस की स्टोन स्पीसीज। डेफिनेशन: अम्ब्रेला स्पीसीज आर द स्पीसीज whose conservation protect the other many species in the ecosystem, and keystone species is a species that play a unique and crucial role in the way ecosystem function। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों आप लोग समझ लिए। इन्फ्लुएंस ऑन फूड वेब, तो अम्ब्रेला स्पीसीज डू नॉट पॉज ए ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन फूड वेब, हाईली इन्फ्लुएंस द फूड वेब। अभी चर्चा किया था हमने, अभी कहानी भी सुनाया था फिग के साथ, बरगद के साथ। जियोग्राफिकल रेंज, most umbrella species are migratory, hence they can influence different habitat. Keystone species are not often migratory, they influence it environmentally. Are you understand? Large habitat need, umbrella species need large habitat, keystone species do not need large habitat. Example: Amur tiger and grizzly bear etc. American alligator, beaver, bees, elephant, hummingbird, jaguar, wolf, etc. These are keystone species. चले, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को आपने जाना, अब जरा सा फोकस करता हूं मैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। While it is doubtful if any new species are being added through speciation, that is a matter of evolution, into the earth treasury of the species, there is no doubt about their continuity loses. The biological wealth of our planet has been declining rapidly, and the accusing figure is clearly pointing to human activity. The colonization of the tropical Pacific island by human is said to have led to extinction of more than 2000 species of native bird. देखे कि ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड पर जब ह्यूमन की कॉलोनियां, ह्यूमन ने वहां बसना शुरू किया, उसके वजह से 2000 स्पीसीज नेटिव बर्ड का समाप्त हो गए। IUCN, WWF जाना था, यह IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो IUCN के पास लिस्ट है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो उसकी लिस्ट है रेड लिस्ट, ग्रीन लिस्ट, येलो लिस्ट। तो रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट, येलो डाटा बुक या येलो लिस्ट, ग्रीन डाटा बुक या ग्रीन लिस्ट। तो आइए पहले रेड लिस्ट की बात करते हैं। द IUCN रेड लिस्ट 2004 documented the extinction of 784 species, including 338 vertebrate, 359 invertebrate and 87 plant in the last 500 years। क्या IUCN की रेड डाटा बुक कहती है कि पिछले 500 वर्षों में 784 स्पीसीज खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिसमें 338 क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं और 359 इनवर्टिब्रेट और 87 प्लांट्स हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शन, कुछ रिसेंट एक्सटिंक्शन के एग्जाम्पल है जिन्हें आप देखें, उसमें इंक्लूड करते हैं डोडो फ्रॉम मॉरिशस, क्वागा फ्रॉम अफ्रीका, थैलासीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड स्टीलर काउ, सी काउ फ्रॉम रशिया, and 3 subspecies Bali, Javan and Caspian of tiger. The last 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species. केवल पिछले 20 ईयर में, कितना, 20 साल में 27 स्पीसीज। यह डोडो, ये पक्षी है मॉरिशस की, अभी एक्सटिंक्ट कर गई है। यह क्वागा, हाफ जेब्रा हाफ हॉर्स, आधा देखिए जेब्रा के जैसा, यह क्वागा। थैलासीन, तस्मानियन वुल्फ, यह थैलासीन है, यह भी एक्सटिंक्ट कर गया है। और यह क्या है, स्टीलर सी काउ, रसिया से। यह पूछे जाने वाले सारे सवाल हैं, इसलिए हमने इस पर फोकस किया है कि स्टीलर सी काउ कहां, रसिया से, डोडो कहां, मॉरिशस से, क्वागा कहां, अफ्रीका से, थैलासीन कहां, ऑस्ट्रेलिया से। और ये 3 स्पीसीज हैं, बाली, जवान, कैस्पियन ऑफ टाइगर। ये भारत में है इसे टाइगर ये, लेकिन ये बाली और जवान और कैस्पियन
टाइगर आज एक्सटिंक्ट है। आइए उन्हें भी मैं दिखाता हूं। ये WWF का लोगो है, उसने अपना बताया है टाइगर आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, एक्सटिंक्ट टाइगर स्पीसीज, सब स्पीसीज। ये बाली टाइगर है, ये है बाली, ये जवान और ये है कैस्पियन। ये तीनों टाइगर भी एक्सटिंक्ट कर गए। ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि सब्जेक्ट आपका रोचक हो और आपके प्रश्न आसानी से बने। और सबको पता ही है कि 13 सितंबर को नीट्स होने वाला है, तो 13 सितंबर को नीट को समझ करके हम अब आगे बढ़ रहे हैं। इकोलॉजी को खत्म करने के बाद मैं एक एपिसोड, एक दिन के अंदर आपको इवोल्यूशन पूरी तरह से उस पर कमांड करने के लिए एक तैयारी करके आ रहा हूं कि एक एपिसोड में इवोल्यूशन पूरा मैं खत्म करूंगा और उससे आपको मिनिमम 3 सवाल मिलेगा और इकोलॉजी से 10 से 12 सवाल। इस प्रकार मैं 15 सवाल का व्यवस्था इधर ही कर दे रहा हूं। इसके बाद मैं बाकी बातों को आपको रोज बाय रोज बता करके 360 कोशिश करूंगा कि आउट ऑफ 360 में 360 हो। आइए आगे बढ़ते हैं। Show the extinction across taxa are not random. Some group like amphibian appear to be more vulnerable to extinction. On the verge of extinction and more vulnerable to extinction. इस vulnerable का शब्द का अर्थ क्या होगा मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन यहां आप ये खाली समझ लें कि on the verge of extinction. Adding to the grim scenario of extinction is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. कितना? 15,500. Presently 12% of all birds species, 23% of mammal species, 32% of amphibian species and 31% of all gymnosperm species in the world face the threat of extinction. ये आप जाने, यहां एक बात मैं कोट कर दे रहा हूं कि 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म शायद इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो। फ्रॉम ए स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड, कि लाइफ की हिस्ट्री यानी इवोल्यूशन की जो हम स्टडी करते हैं वो फॉसिल रिकॉर्ड के आधार पर स्टडी करते हैं। वी लर्न दैट लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीसीज लाइक the one we are currently witnessing have also happened earlier. लार्ज स्केल पर भी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन लास्ट हो चुका है आज तक, इवन बिफोर ह्यूमन अपीयर ऑन द सेंस, कि पृथ्वी पर जब से मनुष्य आया उसके पहले भी बहुत बार ह्यूज अमाउंट में स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हुआ है। उसे हम लोग मास एक्सटिंक्शन कहते हैं, लार्ज स्केल एक्सटिंक्शन कहते हैं। ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड more than 3 billion years ago, since the origin and diversification of the life on earth, there were 5 episodes of mass extinction. आप जो करंट स्थिति में है इसके पहले 5 बार इस पृथ्वी पर क्या हुआ है? मास एक्सटिंक्शन। तो आप इवोल्यूशन समझ रहे हैं, यानी 5 बार इवोल्यूशन हुआ। जब भी इवोल्यूशन होता है तो उसके बाद रिवोल्यूशन होता है, मतलब जीव जब पैदा होंगे आगे बढ़ेंगे, डाइवर्सिफिकेशन होगा, तो ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, ऐसी पृथ्वी पर आपदाएं आएगी कि उसमें बहुत सारे जीव विनष्ट हो जाएंगे। याद होगा कि पिछले दिन हमने ग्लेशिएशन के संबंध में बात कहा था, ग्लेशिएशन से विनष्ट हुए हैं। आइए, ये 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन क्या है, इस पर आज बात करेंगे। हाउ is the 6th extinction presently in progress different from the previous episode? लेकिन 5 जो मेगा एक्सटिंक्शन हुए हैं और हम लोग 6वां की ओर बढ़ रहे हैं। आज के दौर में पृथ्वी किधर जा रही है? 5 बार महाविनाश हो चुका है, 6वें महाविनाश की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन 5 बार जो महाविनाश हुए उससे ये 6वां महाविनाश कैसे अलग होगा, इस पर बात करते हैं। The difference is in this rate. The current species extinction rate are estimated to be
100 to 1000 टाइम फास्टर देन द प्री ह्यूमन टाइम एंड आवर एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट। बात समझे कि ये 5 बार जब तक विनाश हुआ तो आप नहीं थे, इसलिए आपकी एक्टिविटी उसमें जीरो थी, केवल नेचुरल कैलेमिटी था। लेकिन अब की बार में जो महाविनाश होगा उसके सबसे बड़े कारण आप होंगे, जबकि आप ही के लिए यह डाइवर्सिटी आवश्यक है। और आप कालिदास बने हुए जिस पेड़ पर बैठे उसकी डाल को लगातार काट रहे हैं। इकोलॉजिस्ट वार्न दैट इफ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू, अगर यह काम आप करते रहे, nearly half of all the species on earth might be wiped out within the next 100 years। बहुत दिन नहीं, 100 साल। आज आप देखें हर 100 साल पर महामारी आती है। अभी आप फेस कर रहे हैं कोरोना वायरस, इसके पहले बोवाइन प्लेग, वो 1920, 1919, 1918 के आसपास आया था। 1920 से 2020 1 साल हुई। आप डेवलपमेंट्स देख लीजिए अपनी, और साथ में हैबिटाट डिस्ट्रक्शन देख लीजिए, स्पीसीज डिस्टिंक्शन देख लीजिए। तो इकोलॉजिस्ट वार्न कर रहे हैं कि अगर 2120 में क्या होगा, हाफ ऑफ द स्पीसीज विप्ड आउट, खत्म हो जाएंगे। आइए देखते हैं, ये मेरा स्केल है, एक खूबसूरत सा तस्वीर है आप लोगों को दिखाने के लिए कि 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ फॉर्मेशन। ये बात भी आप ध्यान दे रहे हैं। मैं इकोलॉजी में आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन बहुत सारी बातें शुरू से ही इवोल्यूशन का कहता चला जा रहा हूं। इवोल्यूशन में इन सारी बातों को मैं ले लूंगा, ये हमेशा ध्यान दे। 541 मिलियन ईयर एगो कंबेरियन एक्सप्लोजन, इसके बाद 450 मिलियन ईयर एगो ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन, फर्स्ट एक्सटिंक्शन। 37 मिलियन ईयर एगो लेट डिवोनियन एक्सटिंक्शन, सेकेंड। 252 मिलियन ईयर एगो प्रीमियम ट्राइजेसिक एक्सटिंक्शन। ये रिप्रेजेंटेटिव है किनके, वहां के कौन कौन लोग एक्सटिंक्ट किए जिनके फॉसिल आपके पास है। 201 मिलियन ईयर एगो ट्राइजेसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन, डायनासोर दिख रहा है ना, हाँ। क्रिटेशियस पेलियोजीन एक्सटिंक्शन, इसको केटी कहते हैं, 66 मिलियन ईयर एगो। तो 66 मिलियन ईयर एगो फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। तो अभी तक पृथ्वी पर ये 5 मास एक्सटिंक्शन है और करेंट। तो आपने 5 एपिसोड को देखा, 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन। अब ये क्यों हुआ 5, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। The 5 recent global mass extinction over Earth history, individual species have evolved and gone extinct at random interval, but the fossil record shows period of the global mass extinction in which large number of species went extinct over relatively short period of time। ये 5। ये देखिए 5 एपिसोड जो हैं, इन पर जरा ध्यान दीजिए पहले। ये देखिए इधर क्या दिखा रहे हैं, डायवर्सिटी ऑफ एनिमल, नंबर ऑफ फैमिली, और इधर क्या दिखा रहे हैं कि ये कितना कब कब हुआ। 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन। पहला अभी पीछे आपने देखा था कंबेरियन एक्सप्लोजन, लाइफ यहां से स्टार्ट हो रही है, धीरे धीरे देखिए यहां एक्सप्लोजन मींस डायवर्सिटी। पहली बार ज्यादा डायवर्सिटी कंबेरियन पीरियड में आ रही है। इस एक्सप्लोजन के बाद फिर ऑर्डोविशियन डायवर्सन, ऑर्डोविशियन में देखिए डायवर्सिफिकेशन हो रहा है, लेकिन तुरंत उसके बाद फर्स्ट वोल्केनिक इरप्शन। ये क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन। यहां क्या हो रही है, लॉस, बहुत सारे प्रजाति लॉस कर गए। फिर पिक पर आ गया सेकंड, लेकिन सेकंड जब हुआ तो वो अननोन है, उसका कॉज आपको पता नहीं है, लेकिन सेकंड रिवॉल्यूशन हुआ।
फिर क्या हुआ, थर्ड वोल्केनिक इरप्शन। अब देखिए कि कहां आपका पिक था और कितनी सारी प्रजातियां विनष्ट हो गई। फिर देखिए आगे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही बढ़ा तुरंत फोर्थ वोल्केनिक इरप्शन, फिर यहां पर प्रजातियां एक्सटिंक्ट कर गई। अब यहां से देखिए बढ़ रहा है, पिक पर पहुंचा, फिफ्थ एस्टेरॉयड इंपैक्ट। तो आप जाने कि 5 जो महा एपिसोड है, उस पांचों का पहला का कॉज है वोल्केनिक इरप्शन, तीसरा का कॉज है वोल्केनिक इरप्शन, चौथा का कॉज है वोल्केनिक इरप्शन, सेकंड का कॉज हमें नहीं पता है, और पांचवा लास्ट वन दैट इज कॉल्ड फिफ्थ एस्टेरॉयड इंपैक्ट। और छठवां की ओर आप बढ़ रहे हैं। बातें मेरी समझ में आ गई? अब देखिए कि फिफ्थ एस्टेरॉयड इंपैक्ट क्या है। यही एस्टेरॉयड गिर रहा है और ये डायनासोर लोग झुलस रहे हैं। यहां भी एस्टेरॉयड देखिए, पत्थर गिर रहे हैं, ये सारे मर रहे हैं, आग लग रही है पृथ्वी पर और ये सारे जलकर गिर रहे हैं। द सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, अर्थ इज एक्सपीरियंसिंग a global mass extinction of a magnitude within range of previous mass extinction. Estimate of extinction rate vary widely, ranging from 2% to as many as 25% of species going extinct by 2020. कब आप बैठे हैं? 2020 में। रिसेंट रिपोर्ट आपको मैंने दिया है कि ग्लोब पर जितने भी प्रजाति हैं उनके 25%, तो वही ग्लोब कैसा है आज, एक वैसी लाइब्रेरी की जैसा कि जिसमें बहुत सारे किताब अभी ना लिस्ट पर चढ़े हुए हैं, ना उनके टाइटल को हम लोग देखें उसके पहले ही वो जल के समाप्त हो जाएंगे। एनीवे, तो इस प्रकार आपने मास एक्सटिंक्शन और सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन क्या है शायद आप समझे होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। In general, loss of biodiversity in a region may be lead कि सामान्य तौर से लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी किसी भी रीजन में होने के कारण क्या है। पहला, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, लोअर्ड रेसिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल पर्ट्यूबरेंस सच एज ड्रॉट, फायर etc. एंड लास्ट वन, इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। क्लियर? अभी हम मोनोकल्चर में आपको बता रहे थे कि क्यों बायोडायवर्सिटी ज्यादा चाहिए। तो ये 3 कारण आपको याद रखने हैं कि जनरल बायोडायवर्सिटी के लॉस के लिए कौन कौन जिम्मेवार है। डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, जो कि अच्छी तरह से डिक्लाइन हो रहा है। जब अर्बेनाइजेशन आप कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, प्लांट प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं। लोअर्ड रेसिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल प्रोट्यूबरेंस, बाढ़, ड्रॉट, सूखा हर जगह पड़ रहा है। इंक्रीज, इसको कहते हैं लोग क्लाइमेटिक चेंज। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन द रिसेंट इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, वाटर की भी कमी, इस साल तो बारिश अच्छी हुई है लेकिन बहुत दिन से वाटर कमी हो रही है। एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, अभी आप लोगों ने जाना होगा कि इस साल ईरान से टीडियों का दल भारत आया है। एक कीड़ा है, एक पेस्ट है जो फसलों को चट कर देता है। अब ये ईरान से आया तो ये आक्रमणकारी है। देखिए कीड़े भी आक्रमणकारी हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात त्राहिमाम किया है। बिहार, उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में, बिहार में आते आते भी बारिश हो रही है, इसलिए इनकी कम जनसंख्या है। तो पेस्ट एंड डिजीज साइकिल ये भी बहुत सारे प्रजाति को बर्बाद करे। आइए, कॉज ऑफ डाइवर्सिटी लॉस। लेकिन इसके अलावे कारण, ये तो सामान्य कारण है, आपके द्वारा कौन से कारण है। द एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जिसके लिए आप जिम्मेवार हैं। देयर आर 4 मेजर कॉज। द इविल क्वार्टेट, इसके लिए टर्म क्या दिया गया है, इविल क्वार्टेट। इविल क्वार्टेट 4 कारण है, 4 मेजर कॉज। पहला, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन,
अर्बेनाइजेशन, जंगलों को साफ कर रहे हैं आप। जहां भी देखिए, अब गांव घर में जाइए, कोई भी अगर रोड बना हुआ है, अगर पटना से अगर हम चले जाए 200 किलोमीटर किसी रोड को पकड़ के, रोड के किनारे कहीं भी जगह खाली नहीं है। हर जगह मार्केट है, ढाबा है, बाजार है, लोगों का घर है, सारे। ये सब क्या था पहले? सब लैंड। ये धीरे धीरे अर्बेनाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज driving animal and the plant to extinction. The most dramatic example of habitat loss came from the tropical rainforest, once converting more than 14% of the earth land surface. These rainforests now cover no more than 6%. They are being destroyed fast. By the time you finish reading this chapter, 100 more hectare of rainforest would have been lost. कहता है कि इस चैप्टर को पढ़ के खत्म करेंगे, उस समय तक 1000 हेक्टेयर और रेन फॉरेस्ट खत्म हो चुका होगा। मतलब इतना देर में, 1 घंटा में आप पढ़ेंगे, 1 घंटे के अंदर ये होगा। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इट इज सो ह्यूज दैट इट इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ दिस प्लैनेट। पहले भी बोला हूं, आज भी बोल रहा हूं। Lungs of planet is Amazon forest. Harboring probably million of species is being cut and cleared for cultivating soybean. शुरू में बोला था कि सोयाबीन की खेती के लिए इसको साफ किया गया, और वो सोयाबीन क्या होगा? और फॉर द कंजर्वेशन टू द ग्रासलैंड कन्वर्शन, और फॉर कन्वर्सन टू ग्रासलैंड। अब उसको काट करके खत्म करके किस में बदल दिया गया? ग्रासलैंड में। कहा लिए भाई? फॉर रेजिंग बीफ कैटल। ये बीफ कैटल क्या होते हैं? आपके यहां इंडिया के अंदर गाय रखते हैं दूध के लिए, यूरोपियन कंटेस्ट में गाय रखे जाते हैं मांस के लिए। तो उन गायों का उत्पादन, जिनके मांस के लिए उत्पादन, उनका नाम होता है बीफ कैटल। बिसाइड टोटल लॉस, द डिग्रेडेशन ऑफ द मेनी हैबिtat by pollution also threaten the survival of many species. When large habitat are broken up into a small fragment due to various human activities, mammal and birds requiring large territory and certain animal with the migratory habitat are badly affected, leading to population decline. तो ये सब सामान्य बातें और आप इसको समझ रहे हैं। अब दूसरी बात आती है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंडेड अपॉन नेचर फॉर द फूड एंड शेल्टर, बट व्हेन द नीड टर्न इनटू ग्रीड, आवश्यकता भूख में बदल जाए, भ्रष्टाचार। व्हेन नीड टर्न इनटू ग्रीड, इट लीड टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। Many species extinction in the last 500 years. Example, Steller sea cow जानते ही हैं, and passenger pigeon were due to over exploitation by human. Presently, many marine fish population around the world are over harvested, endangering the continued extinction of some commercially important species. यह पैसेंजर पिजन क्या है? इसकी कहानी पिजन, तो आप कहेंगे कि हमारे यहां तो पिजन है, तो आपके यहां जो पिजन है वो पैसेंजर पिजन नहीं है। पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्शन, नोन फॉर फ्लॉक दैट डार्कन द स्काई। ये पैसेंजर पिजन कभी अमेरिकन बर्ड है, नॉर्थ अमेरिका में इतने थे कि जब ये उड़ते थे तो आसमान को घेर लेते थे, आसमान को अंधेरा कर देते थे। नोन फॉर फ्लॉक दैट डार्कन द स्काई, the passenger pigeon was once the most abundant North American bird. A population in the billion as late as 1860 was nearly zero by 1900. समझ में आ गया? 1860 में ये बिलियन के में थे और 40 वर्षों में ये जीरो हो गए। Communication and transportation advancement enabled market hunters to kill unprecedented number for food and sport. Species become extinct when the last capitative bird died September 1st in 1914. कैपिटेटिव बर्ड ने जिसको पाल के रखा गया,
ये चिड़ियाखाना में जो अंतिम बर्ड था वो 1 सितंबर 1914 को मर के खत्म हो गया। यह है कहानी। खैर, आज बायोटेक्नोलॉजिस्ट लोगों ने फिर नई मुहिम जारी की है। आपने सुना होगा, जुरासिक पार्क सिनेमा देखा होगा कि उसमें डायनासोर को फिर से जिंदा किया जा रहा है। तो ये सिनेमा नहीं है, पैसेंजर पिजन को फिर से हम लोग हाइब्रिडाइज करके उसके जीनोम को मल्टीप्लाई करके और कोशिश किए हैं। आइए देखते हैं एक प्रयास कि किस प्रकार पैसेंजर पिजन को पुनर्जीवित किया गया है। ये देखिए, एक्सटिंक्ट पैसेंजर पिजन है, इसके जीनोम को लिया गया है और बैंड टेल्ड पिजन जो आपके यहां पाए जाते हैं, उनके गर्दन पर क्या होता है, बैंड होता है और टेल पर भी बैंड होता है। इनके जीनोम को लिया गया, दोनों के जीनोम को मिक्स किया गया है और जीनोम को मिक्स करके स्टेम सेल में इंट्रोड्यूस किया गया है। आप लोग जानते होंगे स्टेम सेल क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े हुए। और उससे फिर ये जर्म सेल बनाए गए हैं, उस सेल से फिर हम लोगों ने नया पिजन पैदा किया है। तो देखिए ये पिजन आ गए, बैंड टेल पिजन पैदा हुए हैं और इनके क्रॉस से फिर हम लोगों ने जो पिजन पैदा किया है, पैसेंजर पिजन कॉपी, नॉट पैसेंजर पिजन, पैसेंजर पिजन के जैसा दूसरी स्पीसीज को पैदा किया। तो हमारे प्रयास है, ये कंजर्वेशन के प्रयास है कि जो हो गई गलती उसको सुधार कैसे करें। कुछ प्रयास हमारे यहां चल रहे हैं। अब बात आती है एलियन स्पीसीज इन्वेशन। व्हेन एलियन स्पीसीज आर, एलियन मतलब विदेशी, बाहरी, दूसरे ग्लोब से नहीं, भारत के लिए भारत से बाहर के, दूसरे देश के लिए उस देश से बाहर के। व्हेन एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस unintentionally or deliberately for whatever purpose, some of them turn invasive। कि यूं ही अगर एलियन स्पीसीज को कोई लेकर के आ गया तो वो इन्वेसिव हो जाता है। जैसे जलकुंभी हमारे यहां नहीं थी, जलकुंभी को लोगों ने फ्लावर के रूप में लाया था और फाउंटेन, फवारा में, बड़े बड़े बिल्डिंगों के सामने जो फवारा है, फाउंटेन है, उसमें लगाए जाते थे। और आज देखिए जलकुंभी का क्या हाल है। तो ये हुआ इन्वेशन and cause decline or extinction of endogenous species। The Nile perch, यही मछली नाइल पर्च। नाइल पर्च introduced into the Lake Victoria in the East Africa led eventually to be extinct and ecologically unique assemblage of more than 200 species of cichlid fish in this lake। कि नाइल पर्च के इंट्रोडक्शन से क्या हो गया, 200 सिचिल्ड फिश की प्रजाति एक्सटेंड कर गए। ये क्या है, सिचिल्ड फिश की 6 प्रजाति हमने दिखाया है, 200 तो नहीं दिखा सकता, ये सारे एक्सटेंड कर गए। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द इन्वायरमेंटल डैमेज कॉज बाय द थ्रेट पॉज टू आवर नेटिव स्पीसीज बाय इन्वेसिव वीड स्पीसीज लाइक कैरट ग्रास, पार्थेनियम। देखिए आप ध्यान देंगे, ये पार्थेनियम है, ये कैरट ग्रास है, हमारे लिए सीरियस बना हुआ है। इसके पोलन ग्रेन बहुत ही डेंजरस होते हैं, इसके पोलन ग्रेन हवा में उड़ते हैं, यहां तक कि एलर्जी कॉज करते हैं और यहां तक कि लोगों को इससे क्या अस्थमा तक की बीमारी हो जाती है। डैमेज कॉज थ्रेट पॉज टू द नेटिव स्पीसीज इन द इन्वेसिव वीड स्पीसीज लाइक कैरट ग्रास या पार्थेनियम। सेकेंड वन इज द लैंटेना कैमरा, ये भी है, ये देखिए नीचे लैंटेना कैमरा है, यह रेलवे क्रीपर है, इसके लिए अलग से हमने टाइटल दिया है, भारत में तेजी से फैलने वाली हड्डी। तो ये इन्वेसिव है, एलियन स्पीसीज है, आक्रमणकारी है। एंड द वाटर हाइकेंथ यानी इकॉर्निया, देखिए सामने इकॉर्निया है। द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश, ये अभी सीरियस बना हुआ है। अफ्रीकन कैटफिश क्या है, क्लैरिस गैरिपिनस, गैरिपिनस, ये नाम पूछ सकता है, अफ्रीकन कैटफिश का बायोलॉजिकल नाम पूछ सकता है। फॉर द एक्वा कल्चर, लोग खेती करते हैं, लोग मछली पालन कर रहे हैं इसका, और इससे इंडियन वेराइटी को बहुत ज्यादा नुकसान है। पर्पस इज द पॉजिंग टू थ्रेट टू ए इंडोजीनियस कैटफिश इन आवर रिवर, कि हमारे यहाँ के कैटफिश, हमारे यहाँ के कैटफिश को हम लोग कहते हैं सिंघी, मांगुर, और ये अफ्रीकन कैटफिश कैसा है देखिए, आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। ये देखिए अफ्रीकन कैटफिश है, ये नीली पर्च, नाइल पर्च, और ये सिजली फिश है। तो ये मांगुर जो, जिसको आप लोग अफ्रीकन नहीं कहते, आप लोग इसको थाईलैंड मांगुर कहते हैं,
बाजारों में आप लोग देखेंगे, ये देख रहे हैं ना, इसीलिए दिखाएगी, इसी तरह से वो टब में रखा हुआ होगा और इसी तरह से वो फेन बनाया हुआ होगा ये मछली। तो ये मछली तो यहाँ जिंदा मछली खाने वालों के लिए बहुत अच्छा है, हमेशा जिंदा रहती है, बाजार में मिलती है। लेकिन इसकी पालन करने से क्या है कि ये हमारे बहुत सारी प्रजातियों को विनष्ट कर चुकी है, मछलियों की प्रजातियों को। तो आपने समझा होगा एलियन स्पीसीज इन्वेशन कि विदेशी स्पीसीज को अगर बिना पर्पस के अगर इंट्रोड्यूस आप करते हैं तो क्या करेगा। इसी तरह से गवर्नमेंट ने एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया यहां क्या, यूकलिप्टस। यूकलिप्टस भी एलियन स्पीसीज है, ये इन्वेशन, और वो डेजर्ट बना देता है, लैंड को डेजर्ट बना देता है। अब इसके बाद चौथी बात आती है को एक्सटिंक्शन, साथ साथ एक्सटिंक्ट करना। क्योंकि आपने पढ़ा है हमसे को इवोल्यूशन, साथ साथ इवॉल्व होना, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में पढ़ा था। तो जब साथ साथ इवॉल्व होगा, फ्लावर के इवोल्यूशन के साथ पॉलिनेटर का इवोल्यूशन होगा, तो फ्लावर के एक्सटिंक्शन, पेड़ के एक्सटिंक्शन, फलों प्लांट्स के एक्सटिंक्शन के साथ पॉलिनेटर भी एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। डोडो का जो एक्सटिंक्शन है वो कैसे हुआ, डोडो के एक्सटिंक्शन होने से उस पेड़ का भी एक्सटिंक्शन हो गया। वास्तव में मॉरिशस में डोडो नाम की जो चिड़िया थी वो एक खास पेड़ के बीज को खाती थी। उसके फलों को जब खाएगी तो फल उसके अंदर जाएंगे, पेट के अंदर, तो उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसके वजह से उसके सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक होती थी, और जब डोडो लैट्रिन करेगा उसमें वो सीड बाहर निकलेगा तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। तो देखा गया कि वो पेड़ ही खत्म होने लगे, और तब पाया गया कि वो डोडो खत्म हो गया इसलिए ये पेड़ भी खत्म हो रहा है, क्योंकि अब तो उसके सीड को कोई खाएगा नहीं, और जब उसके सीड को कोई नहीं खाएगा और खाएगा तो पचाएगा नहीं, और उसकी डॉर्मेंसी सीड की खत्म नहीं होगी, इसलिए नए पौधे नहीं आएंगे। अब आपने को एक्सटिंक्शन समझा। आइए, when a species become extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory way also become extinct. समझ गए? When a host fish species become extinct, its unique assemblage of parasite also meet the same fate. Another example, in the case of co-evolved plant pollinator mutualism, where extinction of one invariably lead to the extinction of other. तो चारों बात जाने, हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन एंड को एक्सटिंक्शन। अब एक छोटी सी बात आपको जानना है, वो है कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, कि जब बायोडायवर्सिटी में आपने लॉस भी इसका जाना, इसका इंपॉर्टेंस भी जाना, इसका टाइप भी जाना, तो जब इतनी बातें जान लिया तो थोड़ी सी बात क्या जानना है, हाउ कैन कंजर्व इट। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप ध्यान दें, आप अपने पढ़ने के तरीके को बढ़ाएं, और मैं कोशिश करूंगा कि इस साल मैं आपको उतना सवाल जरूर बताऊं जिससे मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन आपके पकड़ाएं। और हमेशा ध्यान रखें कि 11th पर प्रायः नीट के बच्चे कमजोर होते हैं। आप एनिमल या ह्यूमन फिजियोलॉजी पर बहुत ध्यान देते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी पर ना के बराबर। क्यों कहते पढ़ लेंगे। मैं क्वेश्चनायर के रूप में प्लांट फिजियोलॉजी भी लेके आ रहा हूं और आपको मैं ब्रश कर रहा हूं। मेरा मानना है कि 13 सितंबर का आपका जो एग्जाम है वो अच्छा हो, और आप थोड़ा मेहनत करिए, क्योंकि आज आप हॉस्टल में नहीं हैं, आप घर में खाना खाने बनाने की कोई चिंता नहीं है। अपने समय का सदुपयोग करें, निश्चित तौर से सदुपयोग करें, और गिना हुआ टाइम है, इसमें आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी लॉकडाउन से कुछ घाटे हैं तो आप जैसे विद्यार्थियों के लिए फायदे भी हैं, और मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप अपने समय को यूज करें। इधर विगत दिनों में थोड़ा समय किसी कारणों से कम वीडियो बना पाया था, कोई परेशानी थी, स्वास्थ्य की परेशानी थी, बैकबोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था,
लेकिन खैर है, मैं आज से कंटिन्यूअस आपको वीडियो दे रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि ये अगस्त बीतते बीतते आपको भरपाया कर दूं। ओके।